अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 11 द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। ये सबक लिखा है जी सैम कीन ने, ठीक है। इसके ऑथर हैं सैम कीन। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रांग फैमिली इज़ टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि कितनी ज़रूरी हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, कितनी अहम हैं। क्रूशियल कहते हैं इम्पॉर्टेंट को। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रांग फैमिली, जो एक मजबूत ख़ानदान का वजूद, इज़ टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स, आज़ाद इंसानों की तहज़ीब के लिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आज़ाद जो इंसान है उसकी तहज़ीब के लिए एक स्ट्रांग फैमिली का वजूद कि कितना ज़रूरी है, इसको समझने के लिए वी माइट मेडिटेट, हमें जो है गौर करना चाहिए ऑन द आर्ट फैक्ट, जो अजीब व गरीब, जो अजीब हक़ाइक़ हैं या हकीकत है, सॉरी, क्योंकि ये वाहिद है, जो अजीब हकीकत है उस पर गौर करना चाहिए। दैट द फर्स्ट ऑफ द टारगेट्स, के जो पहला हदफ होते हैं, ऑफ टायरेंट्स, जो जाबर होते हैं, एंड यूटोपियंस, यूटोपियंस जो ख्याली या मसाली होते हैं, जो मतलब कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड लेफ़्ट। राइट एंड लेफ़्ट मतलब दो एक पॉलिटिक्स करने के दो तरीके होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि तब्दीली आए या उसके अंदर लोगों के अंदर रियासत का बड़ा किरदार हो, या कुछ लोग चाहते हैं, जो राइट लोग होते हैं उनको, वो चाहते हैं कि इनफरादी आज़ादी हो। मतलब जो दोनों राइट और लेफ़्ट हैं, पॉलिटिकल राइट एंड लेफ़्ट, तो उनका जो पहला टारगेट होते हैं ये फैमिली ही होती है। इज़ ऑलवेज़ द फैमिली, वो क्या होता है, ख़ानदान। तो क्या मतलब कहने इसका ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले किसको ख़त्म करें, फैमिली को ख़त्म करें, क्योंकि फैमिली जो है बड़ा ही ज़रूरी है। फ्राम प्लाटो टू मार्क्स टू माओ, अफलातून से मार्क्स तक और माओ तक, ठीक है। ये सारे फ़िलासफ़र्स हैं या हमारे पास मुफ़क्किरीन हैं। ऑल दोज थिंकर्स, वो तमाम जो फ़िलासफ़र या मुफ़क्किरीन हैं, मतलब कि जो इसके बारे में सोचने वाले हैं, हु वांट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, जो चाहते हैं कि जो मुआशरा है वो मुनज़्ज़म हो, सो दैट इंडिविजुअल विल फिट इनटू सम ओवर आर्किंग 5 ईयर प्लान, कि जो इनफरादी है या कोई भी बंदा है वो सांचे में डाल सके। किसके अंदर, ओवर आर्किंग कहते हैं जो बड़ा या वसी, कम्प्रिहेंसिव, जो 5 साला मंसूबा होता है उसके अंदर। फ़ार द आइडियल रिपब्लिक, एक मिसाली जमहूरियत के लिए, जमहूरिया के लिए। द आइडियल सोशलिस्ट, चाहे वो आइडियल एक मिसाली सोशलिस्ट निज़ाम हो या कोई रिलीजियस स्टेट हो। कह रहे हैं कि ये जितने भी फ़िलासफ़र्स या थिंकर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि माशरा इतना मुनज़्ज़म हो कि हर बंदा, जो 5 साला मंसूबा होता है, एक वसी 5 साला, क्योंकि हुकूमतें जो है वो मंसूबे लाती हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, सोशलिज़म हो, चाहे वो कोई मजहबी रियासत हो, जैसी भी रियासत हो, लेकिन बंदा इतने काबिल हो जाए कि वो उस सांचे के अंदर ढल सके, उससे फ़ायदा उठा सके। इनएविटेबली, इनएविटेबली कहते हैं जी लाजमी तौर पे। ट्राई टू रिप्लेस द फैमिली, जो है वो कोशिश करते हैं फैमिली को रिप्लेस करने की, कि फैमिली का कोई फैमिली को ख़त्म कर लिया जाए, उसके बदले कोई और चीज़ ले आएँ। एंड प्लेस द एजुकेशन ऑफ द यंग इन द हैंड्स ऑफ स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस, कि फैमिली को ख़त्म करके जो तालीम है वो किसके हवाले कर दें, ऐसे हाथों के हवाले कर दें जो हुकूमत की सरपरस्ती चलने वाले अदारे हैं। मतलब ऐसे अदारे जो हुकूमत चला रही है, तो उनके हवाले कर दें कि वो बच्चों को तालीम दें, फैमिली को रिप्लेस करके। अंडर द बैनर ऑफ फ्रीइंग वुमेन, अच्छा ये जो बातें नीचे लिखी हुई हैं, मतलब ये उनकी इनके पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं कि इस नारे तले या इस जो उनका मंशूर है उसके नीचे क्या मंशूर है, क्या उनका नारा है कि फ्रीइंग वुमेन फॉर प्रोडक्टिव वर्क, औरतों को आज़ाद किया जाए फ़ायदेमंद काम के लिए, ताकि उनसे कोई प्रोडक्टिव, यूज़फुल, फ्रूटफुल काम लिया जाए। आर लिबरेटिंग द यंग मैन फ्राम द प्रीजुडिसेस ऑफ द ओल्ड, और जो है लिबरेट, आज़ाद करना, नौजवानों को निकाला जाए, आज़ाद किया जाए, जो बड़े लोगों का तासब होता है उससे उनको निकाला जाए, ये जो इन लोगों का मंशूर है। आर इंस्टिलिंग द वैल्यूज़ नेसेसरी फॉर एन आइडियल कॉमनवेल्थ, या क्या किया जाए, नाफज किया जाए। इंस्टिल कहते हैं किसी चीज़ के अंदर दाखिल करना,
तो वैल्यूज़ जो है उनको दाखिल किया जाए, इक़दार को दाखिल किया जाए जो ज़रूरी होती हैं फ़ॉर एन आइडियल कॉमनवेल्थ, एक मिसाली रियासत या मिसाली जो दौलत मुश्तरका होती है उसके लिए। तो ये जो उनके नारा है उसके लिए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर सेपरेटेड, जो वालदैन हैं और बच्चे उनको अलहदा किया जाता है, आर अलाउड मिनिमल कंटेक्ट, या उनको इजाज़त दी जाती है बिल्कुल कम अज़ कम या बिल्कुल थोड़ा सा रब्ता रखने के लिए। तो इस पूरे जुमले का जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आज़ाद हों औरतें प्रोडक्टिव काम के लिए, नौजवान जो है वो बूढ़ों से उनके तासब से निकल जाएं, या एक मिसाली रियासत बनाई जाए। तो इन तमाम कामों के लिए वो क्या करते हैं, बच्चों और जो वालदैन होते हैं उनको एक दूसरे से अलहदा कर देते हैं, क्योंकि वालदैन और बच्चे जब दूर रहेंगे एक दूसरे से उनके मुताबिक, तो वो सही प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। द मोटिव बिहाइंड दिस एंटीपैथी, ये जो मकसद है, मुहर्रक है इस शदीद नफ़रत के पीछे, टुवर्ड द फैमिली, किससे शदीद नफ़रत है, एंटीपैथी टुवर्ड द फैमिली, जो ख़ानदान से शदीद नफ़रत है। ज़ाहिर सी बात है, वालदैन और बच्चों को अलहदा कर देंगे तो ये तो फैमिली से शदीद नफ़रत हुई। इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, तो इसका अगर आप मकसद ढूंढना चाहती हैं, मोटिव ढूंढना चाहती हैं, तो वो ढूंढना मुश्किल नहीं है। उनका मकसद यही है कि वो फैमिली जब अलहदा होगी तो वो ज़्यादा काम कर सकेंगे। सो लॉन्ग, जब तक एज मेंस एंड वुमेन्स प्राइम लॉयल्टी इज़ टू फैमिली एंड किन, कि जब तक मर्द और औरत की जो अवलीन वफादारी वो ख़ानदान और रिश्तेदार हैं, किन कहते हैं रिश्तेदारों को, तो दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ये असल मकसद है। अच्छा, ऊपर मैंने गलत बताया है, असल मकसद ये है कि जब तक मर्द और औरतों का पहला काम, पहली वफादारी ख़ानदान होगा और रिश्तेदार होंगे, तब तक वो जुड़े रहेंगे, तब तक वो लोग इनको काबू नहीं कर सकते। ना ही रियासत काबू कर सकती है, ना ही कोई अदारा कर सकता है, ना ही पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन जो चाहते ही यही हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं वो उनके मतलब कि कंट्रोल में रहें। तो जब तक फैमिली और रिश्तेदार होंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। बट इफ़ दे कैन बी कन्विंस टू स्विच देयर लॉयल्टी टू सम हायर काज, लेकिन अगर उनको बदलने के लिए, स्विच करने के लिए, बदलने के लिए अगर कायल किया जा सकता है, देयर लॉयल्टी, किस चीज़ को बदलने के लिए, अपनी उनकी वफादारी को बदलने के लिए, टू सम हायर काज, किसी अजीम या बड़े मकसद के लिए, आर इंस्टीट्यूशन, या किसी भी अदारे के लिए, दे विल ओबे द डिक्टेट्स ऑफ देयर लीडर्स, तो फिर जो उनकी हदायत होगी, उनके लीडर्स की हदायत होगी, तो उनकी ताबेदारी करेंगे। तो उनका असल मकसद ये है कि इनको फैमिलियों से दूर कर लिया जाए। तो जब फैमिलियों से दूर हो जाएंगे, अपनी वफादारी को बदलेंगे किसी अजीम मकसद के लिए, तो फिर इनको काबू करना आसान होगा, हमारी हर बात मानेंगे। लेकिन जब तक ये फैमिली और रिश्ते को अपनी वफादारी, अवलीन वफादारी समझेंगे, तब तक उनको काबू करना बड़ा मुश्किल है। फॉर बेटर आर वर्स, चाहे आप इसको बुरा समझें या अच्छा समझें, हाँ अच्छा हो या बुरा, द फैमिली इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो ख़ानदान होता है ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है, मतलब दफा की पहली सफ़ होती है अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी, गैर इंसानी रवैयों, और जो गलत जगह कोई बंदा वफादारी या नाजायज़ वफादारी लगा देता है, जो गलत वफादारी उसको पड़ती है, तो उसके खिलाफ जो दफ़ा देती है वो फैमिली ही देती है, और बंदा कोई आपके सामने खड़ा नहीं होता, आपके साथ फैमिली ही आपको सपोर्ट करने वाली होती है। विद इन द प्राइवेसी ऑफ होम, घर की राजदारी के अंदर, घर की दहलीज़ के अंदर जहाँ पे आपकी राजदारी होती है, वी मे थिंक, हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, एज़ वी प्लीज़, जैसा हम चाहते हैं। तो बाहर तो कोई इस तरह की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन घर में आपको इजाज़त होती है, आप हर काम कर सकते हैं फैमिली के अंदर रह के। वी मे एजुकेट आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इन द वैल्यू वी चेरिश, उन इक़दार के साथ, उस सकाफ़त के साथ, उस ज़ुबान के साथ, उस मज़हब के साथ जो हम अज़ीज़ है। मतलब हम मुसलमान हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चा मदरसा भी जाए, मस्जिद भी जाए, अपनी सकाफ़त को भी अपनाए, अपने इक़दार को भी अपनाए, बड़ों की इज़्ज़त भी करे। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड टीच दैम, और उन्हें सिखा सकते हैं इज़्ज़त करना, फॉर द ट्रेडिशन, अपनी रवायात की, वी अपहोल्ड, जो हमने कायम की हुई हमारी रवायात हैं, मतलब बड़ों की इज़्ज़त करना,
ठीक है, एक और बहुत सारी जो भी रवायात हैं, तो हम उनको सिखा भी सकते हैं और उनकी इज़्ज़त भी करवा सकते हैं। बिकॉज़ इट इज़ ईज़ीएस्ट टू लव आवर ओन चिल्ड्रन अनकंडीशनली, क्योंकि ये सबसे आसान होता है मोहब्बत करना अपने बच्चों से बगैर किसी शर्त के। बाकी बच्चे से कोई मोहब्बत करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई उसके पीछे या तो किसी इंसान की गर्ज होगी, मतलब कोई साथ उसका वालिद खड़ा है तो चलें उससे लाड प्यार कर लिया दिखाने के लिए। लेकिन जब अपने बच्चों से प्यार किया जाएगा तो वो तो बिला मशरूत होता है, बगैर किसी शर्त के इंसान करता है। द फैमिली इज़ द नेचुरल स्कूल ऑफ लव। जो ख़ानदान होता है वो एक कुदरती या एक फ़ितरी दरसगाह होती है मोहब्बत की। इंसान उसमें मोहब्बत सीखता है। बच्चा अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को और जो रिश्ते होते हैं उन सब से मोहब्बत सीखता है। लविंग आवर किन, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करके वी मे ग्रेजुअली लर्न टू एक्सटेंड काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स। तो हम जब अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इस मोहब्बत या मेहरबानी या रहमदिली को अजनबियों तक ले जाते हैं, तो वो हमारी वस्फ़ बन जाती है, हमारी एक क्वालिटी बन जाती है। जब अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करेंगे तो ख़ुद ब खुद फिर अजनबियों से भी आपको मोहब्बत होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड बिकॉज चिल्ड्रन, और क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनकारनेट आवर होप्स, हमारी उम्मीदों का रूप धारते हैं। अच्छा, इनकारनेट का मतलब है कि किसी ऐसा ख्याल जो मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट हो उसको हकीकत या एक मुजस्सम बना देना या जिस्म दे देना। मतलब जो हमारी उम्मीदें होती हैं वो किस से होती हैं, हमारे बच्चों में हमें नज़र आती हैं, वो उसको रूप दे देती हैं हमारी उम्मीदों को। दे आर आवर विसरल एविडेंस ऑफ विजडम, ये हमारा जो दानाई है उसका बातनी सबूत होते हैं। दे कौन? वो बच्चे। हमारे बच्चे जो हैं हमारी जो दानाई या कलमंदी या हिकमत है उसका सबूत होते हैं। कौन सा सबूत? अंदरूनी, या जिसको हम गहरा भी कह सकते हैं, या बातनी अंदर का। ऑफ इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड केयर इन द लाइव्स ऑफ अदर्स, किस चीज़ का? जो हम वक्त दे रहे होते हैं या देखभाल कर रहे होते हैं दूसरे की ज़िंदगियों की। तो दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को जो हम वक्त दे रहे होते हैं और उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, तो ये जो बच्चे हमारे होते हैं ये उस हिकमत की हिकमत का एक बातनी सबूत होते हैं, एक अंदरूनी या गहरा सबूत होते हैं। आलमोस्ट विदाउट नोटिसिंग इट, तकरीबन बगैर इसको देखे या इस पे गौर किए, तो यहाँ पे कामा पहले आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। वी आर वॉलंटियरली एरोडिंग दी फ्रीडम एंड सरेंडरिंग दी लॉयल्टीज़ दैट नो टायरेंट कुड टेक फ्राम अस विदाउट अ फाइट। तो वॉलंटियरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है रज़ाकाराना तौर पर। एरोडिंग ख़त्म कर रहे हैं, तो हम जो है रज़ाकाराना तौर पे ख़त्म कर रहे हैं आज़ादी को। एंड सरेंडरिंग, और छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, दी लॉयल्टीज़ वफ़ादारियों को, दैट नो टायरेंट को टेक फ्राम अस, जो कोई भी जाबर हुक्मरान हमसे नहीं ले सकता था, विदाउट अ फाइट, बग़ैर लड़ाई किए। तो उसको तो लड़ाई करनी पड़ती हमसे ये चीज़ें छुड़वाने के लिए, लेकिन हम खुद ही छोड़ रहे हैं बग़ैर किसी वजह के। बाय आवर इंक्रीजिंगली स्लेविश डिवोशन टू द इकोनॉमिक आर्डर, हमारी जो बढ़ती हुई गुलामाना अकीदत है, एक ग़ुलामों वाली अकीदत है माशी निज़ाम के साथ। वी आर डिस्ट्रॉइंग द क्रेडल ऑफ फ्रीडम, ये जो आज़ादी का गहवारा है, गहवारा किसको कहते हैं? वो पंगूड़ा जो होता है, मतलब जिसके अंदर इंसान बचपन में लेटता है, सारी ज़िंदगी सारा बचपन गुजारता है। तो जो आज़ादी पल रही है, बड़ी हो रही है हमारे अंदर, तो हम उसको तबाह कर रहे हैं। किसकी वजह से? जो माशी निज़ाम है उससे हमारी इतनी अकीदत हो गई है कि हमने अपनी आज़ादी को ही छोड़ दिया है। द आयरन लॉ ऑफ प्रॉफिट, जो अटल या सख्त कानून है, आयरन मतलब आहनी, अटल या सख्त जो कानून है फ़ायदा कमाने का, इज़ बेस्ट सर्व्ड बाय दोज, उसके लिए बेहतरीन काम कौन कर सकते हैं? वो लोग हु आर विलिंग टू डीपर्सनलाइज देमसेल्फ, जो राज़ी होते हैं अपनी शख्सियत को ख़त्म करने के लिए। डीपर्सनलाइज, शख्सियत ख़त्म करना या ज़ाती ताल्लुक़ ख़त्म करना, देमसेल्व्स अपने आप का। तो वो लोग जो अपनी जो ज़ाती शख्सियत है उसको ख़त्म करने के लिए राज़ी होते हैं, तो वही बेहतरीन लोग होते हैं जो इस अटल जो कानून है प्रॉफिट का उसके लिए सर्विस कर सकती हैं या खिदमत दे सकते हैं। बाय वैल्यूइंग एफिशिएंसी अबव कंपैशन एंड डिवोशन, किस तरह से? वैल्यूइंग, फोकियत दे के, अहमियत दे के, कारकर्दगी हो, एफिशिएंसी कहते हैं कारकर्दगी, जो काम होगा उनका कारकर्दगी होगी। अबव कंपैशन एंड डिवोशन,
किस चीज़ के ऊपर? हमदर्दी और अकीदत के ऊपर। तो वो लोग जो बेस्ट सर्व कर सकते हैं वो राज़ी होते हैं कि अपनी वो शनाख्त ख़त्म कर देते हैं। किस तरह से ख़त्म करते हैं? अपनी जो हमदर्दी और अकीदत है, डिवोशन है, उसके ऊपर किसको फ़ोकियत देते हैं? कारकर्दगी को। वो उनके लिए हमदर्दी और डिवोशन कुछ नहीं होती, उनके लिए सब का सब एफिशिएंसी होती है कि वो कितना काम कर रहे हैं। टू द कम्पिटिटिव गोल्स, जो उनके मुकाबले के अहदाफ होते हैं, ठीक है? तो वो जो मतलब आपस में उनके मुकाबले लगे होते हैं आफ्ती कारपोरेशन कंपनियों के, कि एक कंपनी कितनी कोई टारगेट अचीव करेगी, दूसरी कितनी अचीव करेगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जो उनकी एफिशिएंसी होती है उसको फोकियत देते हैं हमदर्दी और डिवोशन के ऊपर ऑफ द कारपोरेशन किसी भी कंपनी के। और लॉयल्टी टू फैमिली, फैमिली से वफ़ादारी के मुकाबले में, तो वो अपनी फैमिली से वफ़ादारी के मुकाबले में किसको फ़ोकियत देती हैं? अपनी कारपोरेशन के टारगेट्स को, गोल्स को। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कंटेन्स अ पैरेबल दैट इल्यूमिनेट्स आवर प्रेजेंट डायलेमा। जो तारीख़ है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की, जो माशियात लफ्ज़ है, इस की जो तारीख़ है वो एक मिसाल या एक नज़ीर रखती है जो रोशनी डालती है। इल्यूमिनेट्स जो मुनव्वर करती है, ये रोशनी डालती है। और प्रेजेंट डायलेमा जो हमारा अभी मौजूदा या हालिया उलझाओ या अलमिया है। डायलेमा दो राह को कहते हैं, ऐसी सूरत जिसमें इंसान फंस जाता है, ना इधर का होता है ना उधर का। तो हमारी जो मौजूदा डायलेमा है इसकी उसके ऊपर रोशनी डालती है ये जो अभी इकनॉमिक्स है ना, इसके अंदर एक ऐसी नज़ीर मिलती, एक नज़ीर है, एक मिसाल है। एंड ऑफ़र अ चैलेंज, और चैलेंज भी हमें पेश करती है, एक चैलेंज पेश करती है टू द मैन, मर्दों के लिए और औरतों के लिए। ओरिजिनली असल में इकनॉमिक्स मीन्ट द आर्ट ऑफ मैनेजिंग अ हाउस होल्ड। इकनॉमिक्स का असल में मतलब है कि फ़न किस चीज़ का? घरेलू अमूर को मैनेज करने का, घरेलू अमूर चलाने का फ़न। इस इकनॉमिक्स का असल मतलब ये है, असल में ये था हकीकत में। एंड इट कंटेन द नोशन ऑफ थ्रिफ्ट, और इसके अंदर मौजूद था क्या चीज़? नज़रिया मौजूद था, ख्याल या तसव्वुर मौजूद था कफ़ायत शारी का, और वॉलंटरी सिंप्लिसिटी और रज़ाकराना सादगी का। तो असल मकसद इकनॉमिक्स का ये था कि आप घर के अंदर, ऐसा नज़रिया था कि घर के अंदर कफ़ायत शारी हो, बचत हो और सादगी हो, ताकि आप घरेलू काम काज में मगन रह, मतलब घर को इस तरह संभालें कि आपके कम अखराजात हों। तो असल मकसद इकनॉमिक्स का ये था कि घरेलू अमूर का मैनेजमेंट। लेटर बाद में अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब सनती इनकलाब आया तो उसके ज़ेर असर, उसके अंडर इकनॉमिक्स केम टू मीन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो इकनॉमिक्स का मतलब चेंज हो गया। पहले इसका मतलब ये था कि घरेलू अमूर को चलाने का फ़न, लेकिन इसका मतलब तब्दील हो के क्या हो गया? प्रोडक्शन, पैदावार, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम एंड कंजम्पशन, और उसका खर्च ऑफ कमोडिटीज़, जो जिन्स हैं, जो माल है या अशियाए खुर्दनोश है, कोई भी चीज़ है, उसको पैदा कैसे करेंगे, उसको तकसीम कैसे करेंगे, उसको खर्च कैसे करेंगे। अब ये मतलब है इकनॉमिक्स का। पहले क्या होता था कि आप घरेलू अमूर को कैसे चलाएंगे। व्हेन फैक्ट्री, स्टोर, ऑफिस एंड बैंक, जब फैक्ट्री, स्टोर, ऑफिस और बैंक ने यूसर्प्ड द लॉयल्टीज़ ऑफ मैन, छीन ली, यूसर्प कहते हैं छीन ली, जब इन चीज़ों ने वफादारियों को छीन लिया आदमी की, एंड रिप्लेस द होम, और घर को बदल दिया एज अ सेंटर ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी, माशी सरगर्मी के मरकज़ के तौर पर। पहले जो है माशी सरगर्मी का मरकज़ घर होता था, घर ही के अंदर सारे लोग कारोबार करते थे, मुख्तलिफ़ तरह के कारोबार आप देखते थे, लोगों के पास स्किल्स होते थे, वो अपने घर में ही करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब से ये ऑफिस खुले हैं, फैक्ट्री खुली है, तो बैंक खुले हैं, तो ये जितने भी इकनॉमिक सरगर्मियाँ घर में होती थी वो सारी अब इनमें चली गई हैं। घर से वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। वुमेन हु चोज़ टू गिव सीरियस अटेंशन टू होम मेकिंग, वो औरतें जिन्होंने इंतखाब किया था, चुना था, और संजीदा उन्होंने तवज्जो दी थी संजीदगी के साथ होम मेकिंग, जो घर के काम काज होते हैं उनको, वर गिवन दी कॉन्डिसेंडिंग टाइटल ऑफ होम इकनॉमिस्ट, उनको एक हकारत अमेज़ लक़ब दे दिया गया। क्या लक़ब दे दिया गया? हकारत अमेज़, हकीर, एक छोटा, मतलब कि उनको समझा गया। और वो क्या लक़ब है? होम इकनॉमिस्ट। वैसे कॉन्डिसेंडिंग का मतलब दो तरह से लिया जाता है, इसको बाइज़्ज़त के तौर पे भी, बरतर के तौर पे भी लिया जाता है,
लेकिन जैसे ऊपर इसने बात की है या नीचे भी बात की है तो इसका मतलब यही होगा कि अब इसको अच्छा नहीं समझा जा रहा, तो इससे हम यही मतलब लेंगे कि उनको एक हकारत अमेज़ लक़ब दे दिया गया, जो एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मतलब एक लक़ब अच्छा नहीं है, होम इकोनॉमिस्ट। एंड द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो अभी आखिरी तब्दीली हुई है, विच इज़ टू से डिग्रेडेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द होम, जिसको हम जो है वो कहेंगे तनज़्ज़ुली डिग्रेडेशन, जो तनज़्ज़ुली या पस्ती है वक़ार, घर के वक़ार की। तो अभी जो आखिरी तब्दीली हुई है इसको हम घर के वक़ार की तनज़्ज़ुली कहेंगे। इज़ सिम्बलाइज्ड बाय रीसेंट चेंज मेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, जो अलामत है, जो अभी गुज़िश्ता तब्दीली की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, तो उसकी एक अलामत है। वो क्या तब्दीली की गई है जी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में? व्हाट वाज वंस द कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जो एक दफ़ा या कभी जो है वो एक कॉलेज हुआ करता था होम इकोनॉमिक्स का, मतलब उसका नाम क्या था, होम इकोनॉमिक्स। लेकिन अब इस लफ्ज़ को इतना हकीर समझा जा रहा है कि इसको तब्दील करके हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड, उसका नाम अब बदल दिया गया है, एंड द कॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइंसेज, और उसका नाम क्या कर दिया गया है, द कॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइंसेज। तो ये देखें, इसी वजह से कहा गया था कि उन औरतों को जो एक हकीर सा लक़ब दे दिया गया, होम इकोनॉमिस्ट। और उन्होंने ख़ुद जो है आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई कि यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज का नाम चेंज करके कॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइंसेज रख दिया। तो यहाँ तक हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर इंशाल्लाह जो बाकी हिस्सा रह गया है इसको मुकम्मल कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।